नमस्कार साथियों। राजस्थान में होने वाले जो भील आंदोलन है, जो जनजातीय आंदोलन है, उनके संबंध में हमारी वार्ताएं चल रही थी। पिछली क्लास में हमने मोतीलाल तेजावत ने किस प्रकार से भील क्षेत्र के अंतर्गत एक ही आंदोलन को खड़ा किया, भोमट भील आंदोलन को खड़ा किया, और उस आंदोलन का प्रभाव मेवाड़ क्षेत्र में किस प्रकार से पड़ा है, मेवाड़ क्षेत्र के भीलों के जीवन में क्या परिवर्तन आया है, उसको हमने जानने का प्रयास किया था। उसी दौरान हमने एक और बात कही थी कि जब अगली क्लास हमारी होगी तो उसमें हम सिरोही क्षेत्र के अंतर्गत जो आपके एक ही आंदोलन है, भोमट भील आंदोलन है, उसका प्रभाव कैसा रहेगा उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने अंत में देखा था कि जब आपके 1922 के आसपास निम्मड़ा हत्याकांड हो चुका है, या और 1922 के आसपास आपकी मेवाड़ सरकार ने मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने का प्रयास किया है, उन पर 500 रुपए का इनाम भी घोषणा कर दी है। तब मोतीलाल तेजावत ने कुछ समय के लिए मेवाड़ क्षेत्र को छोड़ दिया है और वो सिरोही क्षेत्र की ओर चले गए हैं। इसमें एक कारण यह भी है विद्यार्थियों, निरंतर सिरोही क्षेत्र के जो भील और ग्रासीय है वो मोतीलाल तेजावत से आग्रह कर रहे थे कि वो सिरोही आए और उनका नेतृत्व प्रदान करें। मोतीलाल तेजावत को भी लगता था कि मेवाड़ के अंदर उनका संगठन इतना मजबूत है कि उनके बिना भी मेवाड़ के अंतर्गत तो ये आंदोलन चल सकता है, लेकिन सिरोही में आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए उनका सिरोही जाना जरूरी है। तो 1922 के आसपास जो आपके मोतीलाल तेजावत है वो सिरोही क्षेत्र की ओर जा रहे हैं, और सिरोही क्षेत्र में जाने पर यहाँ की दो प्रमुख जो जनजाति है, एक आपकी भील जनजाति और दूसरी आपकी ग्रासीय जनजाति, इन दोनों जनजातियों को नेतृत्व किया और यहाँ पर फिर आपके जनसभाओं का आयोजन किया। इन जनसभाओं से जो सिरोही के दीवान थे जिनका नाम था रमाकांत मालवीय, ये नाम आप जरूर याद रखेंगे। वैसे जब आप भारतीय इतिहास पढ़ते हैं तो वहां पर आप एक नाम देखते हैं, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय की पुत्र थे आपके रमाकांत मालवीय, जो इस दौरान इस कालक्रम में सिरोही के दीवान के पद पर नियुक्त थे। दीवान होने के नाते वो चाहते थे कि राज्य में शांति बनी रहे, रियासत में शांति बनी रहे, विभिन्न पक्षों के बीच में आपसी सौहार्द बना रहे, लेकिन रियासती विभाग और औपनिवेशिक सत्ता के द्वारा की गई जो निर्मम घटनाएं हैं, उन घटनाओं से भील और ग्रासीय दुखी थे। और अब भील और ग्रासियों का नेतृत्व करने के लिए मोतीलाल तेजावत स्वयं आपके सिरोही क्षेत्र में आ चुके हैं। रमाकांत मालवीय ने ये पूर्ण कोशिश की है कि भील और ग्रासियों तथा मोतीलाल तेजावत के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं हो पाई। जब संबंध स्थापित नहीं होगा तो जनसभाओं का आयोजन भी नहीं होगा, और जब जनसभा ही नहीं होगी तो मोतीलाल तेजावत या उनके आंदोलनों का जो विचार है वो अधिक लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा, और जो विचार ही नहीं पहुंच पाएंगे तो आंदोलन सिरोही में खड़ा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन रमाकांत मालवीय की सारी कोशिश विद्यार्थियों आपके सफल नहीं हो पाई। रमाकांत मालवीय ने कूटनीति का सहारा लिया। जब वो आपके स्वयं सफल नहीं हुए इस चीज में, तो उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया, पत्राचार का सहारा लिया। सबसे पहले उन्होंने विजय सिंह पति को पत्र लिखा। अब यहाँ पर विजय सिंह पति को पत्र लिखने का कारण यह है, रमाकांत मालवीय की इस बात की जानकारी थी कि जब मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत भील आंदोलन खड़ा किया, तब मोतीलाल तेजावत ने कहीं न कहीं विजय सिंह पथिक से आपकी मुलाकात की है। विजय सिंह पथिक और मोतीलाल तेजावत के बीच में निरंतर पत्राचार होते थे। मोतीलाल तेजावत ने भरसक प्रयास किया कि उनका भील आंदोलन बिजौली किसान आंदोलन से जुड़ जाए। तो रमाकांत मालवीय चाह रहे हैं कि विजय सिंह पथिक को मध्यस्थ बनाकर और मोतीलाल तेजावत से वार्तालाप की जाए, ताकि वो सिरोही क्षेत्र में जो भील और ग्रासियों के लिए जो आंदोलन चलाया जा रहा है, जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उन्हें रोके। विजय सिंह पथिक ने अपने दो संदेशवाहक, नाम आप इनका याद रखें, एक का नाम है हरि ब्रह्मचारी और दूसरे संदेशवाहक है उनका नाम है रामचंद्र वैद्य। इन दोनों का आपके मोतीलाल तेजावत के पास भेजा, लेकिन ये वार्ता विद्यार्थियों आपके असफल हो गई। तो जो रमाकांत मालवीय विजय सिंह पथिक के माध्यम से जो आपके चीजें प्राप्त करना चाह रहे थे, जो आपके लाभ प्राप्त करना चाह रहे थे, वो उन्हें मिले नहीं। और एक प्रकार से विजय सिंह पथिक और उनके संदेशवाहक और मोतीलाल तेजावत के बीच जो समझौता होने का प्रयास रमाकांत मालवीय कर रहे थे, वो आपकी समझौता असफल हो गया। रमाकांत मालवीय ने यहाँ पर दूसरी कोशिश की। उन्होंने उस समय के जो सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता है महात्मा गांधी जी को पत्र लिखा। यहाँ पर रमाकांत मालवीय ने कूटनीति का सहारा लेते हुए महात्मा गांधी जी को पत्र इस प्रकार लिखा कि जो मेवाड़ और सिरोही क्षेत्र के अंतर्गत मोतीलाल तेजावत है, वे महात्मा जी का खुद को आपके, हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी जी का दूत स्वीकार करते हैं। महात्मा गांधी जी का वो खुद को आपके संदेशवाहक घोषित करते हैं, और ये कह रहे हैं कि मैं महात्मा गांधी की ही जो आपके विचार है, आदर्श है, उसको मेवाड़ और सिरोही में प्रसारित कर रहा हूँ। लेकिन ये बात कहने की अलग है, मोतीलाल तेजावत हिंसक साधनों का प्रयोग कर रहे हैं और महात्मा गांधी जी के नाम का वो आपके दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सारी बातें आपके रमाकांत मालवीय ने पत्र में लिख दी थी महात्मा गांधी जी को। और जब ये महात्मा गांधी जी को पत्र पहुंचा तो उन्होंने सारी चीजों को पढ़ने के बाद में अपनी एक पत्रिका है जिसका नाम है यंग इंडिया,
और यंग इंडिया में एक लेख लिखकर ये बात स्पष्ट की कि महात्मा गांधी और मोतीलाल तेजावत के बीच में कोई संबंध नहीं है। ना ही आपके महात्मा गांधी ने मोतीलाल तेजावत को मेवाड़ और सिरोही क्षेत्र के अंदर भीलों का उद्धार या भीलों के लिए कार्यक्रम या भीलों के लिए आंदोलन चलाने की नियुक्त किया है। तो एक प्रकार से यहाँ पर रमाकांत मालवीय ने महात्मा गांधी और मोतीलाल तेजावत के बीच में फूट डालने का प्रयास किया, क्योंकि मोतीलाल तेजावत ने निरंतर अपना आपको गांधी जी का संदेश वाहक घोषित किया, निरंतर उनका धर्मदूत घोषित किया है। मोतीलाल तेजावत बार बार कह रहे थे कि वो उन्हीं कार्यक्रमों, नीतियों और विचारों पर चल रहे हैं जो महात्मा गांधी ने उन्हें बताई। और यहाँ पर रमाकांत मालवीय ने पत्र की इस प्रकार से भाषा लिखी कि महात्मा गांधी जी ने तो एक बार यंग इंडिया में ये बात कह भी दी थी कि उनका आपके मोतीलाल तेजावत से कोई संपर्क नहीं है। महात्मा गांधी जी से उन्हें अपने संबंध स्थापित करने के लिए मोतीलाल तेजावत ने भी एक पत्र लिखा महात्मा गांधी जी को, और महात्मा गांधी जी को इस बात से अवगत करवाया कि किस प्रकार से रियासती आपकी जो आप सरकार है, औपनिवेशिक सत्ता है, ब्रिटिशों की सरकार है, वो यहाँ के किसानों, यहाँ के भीलों, यहाँ के ग्रास्य समुदाय का उत्पीड़न कर रही है, उनका शोषण कर रही है, उनसे अधिक राजस्व लिया जा रहा है, अवैध लाग भाग ली जा रही है और गैर कानूनी तरीके से बेगार ली जा रही है। तब जाकर आपकी गांधी जी को इस बात को स्वीकार करना पड़ा कि जो आपकी रियासती सरकार है कहीं न कहीं वो चूक रही है, रियासती सरकार कहीं न कहीं वहाँ के आम जन का शोषण कर रही है। और वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए महात्मा गांधी जी ने सिरोही के क्षेत्र में अपने एक दूत भेजा जिसका नाम था मणिलाल कोठारी। नाम आप जरूर याद रखेंगे, अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के जो प्रश्न पत्र होते हैं वहां पर इस हवाले से पूछते हैं। तो महात्मा गांधी जी और तेजावत के बीच में संबंध फिर से सुधरे हैं और फिर आपके महात्मा गांधी जी ने मोतीलाल तेजावत की बात को मानते हुए यथास्थिति जानकारी लेने के लिए अपने दूत भेजा जिसका नाम था आपके मणिलाल कोठारी। तो इस प्रकार से विजय सिंह पथिक और महात्मा गांधी जी को मध्यस्थ बनाकर मोतीलाल तेजावत का मार्ग रोकने का काम रमाकांत मालवीय करना चाहते थे, लेकिन रमाकांत मालवीय यहाँ पर सफल नहीं हो पाए और सिरोही क्षेत्र के अंतर्गत आंदोलन निरंतर आपके बढ़ता जा रहा था। कल हमने एक घटना पढ़ी थी विद्यार्थियों 7 मार्च 1922 की। हमने देखा था 7 मार्च 1922 को वर्तमान गुजरात का एक स्थान जिसका नाम है निमाड़ा, जहां पर आपके मेवाड़ भील कोर की सेना आई और यहाँ पर भीलों की निर्मम हत्या की, जिसे हम निमाड़ा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये निमाड़ा क्षेत्र है जो गुजरात में है और गुजरात का क्षेत्र विद्यार्थियों आपके सिरोही से लगता है। तो निमाड़ा में होने वाली घटनाओं से सिरोही के क्षेत्र के जो भील और ग्रासिया वो प्रभावित होंगे। कहीं ना कहीं उनको लगा है कि उनके जन समूह पर हमला करने की कोशिश है, उनके जो शांतिप्रिय आंदोलन उसको सैनिक सहायता से दबाने का प्रयास है। तो जो निमाड़ा हत्याकांड है उसी की प्रतिक्रिया हमें सिरोही के अंदर देखने को मिली। सिरोही के अंदर विद्यार्थियों 2 गांव थे, एक क्षेत्र का नाम है रोहिड़ा और एक क्षेत्र का नाम विद्यार्थियों आपके सियावा। इन दोनों के अंदर ही आपके भीलों ने आपके जो टैक्स है उस टैक्स को देने से मना कर दिया, जो लाग बाग है वो भी चुकाने से मना कर दिया, जो बेकार है वो करने से मना कर दिया, और जो भीलों ने जो फसलें बोई है उन फसलों को वो घर पर आपके अनाज निकलने के बाद में बिना आपकी रियासती सरकार की अनुमति घर लेकर चलेंगे। तो एक प्रकार से यहाँ पर रियासती सरकार को चुनौती दी जा रही है, टैक्स नहीं देंगे, लाग बाग नहीं देंगे, बेकार नहीं करेंगे, और जो हमने हमारे खेतों में फसल बोई है उसका पूर्ण उपयोग भी हम करेंगे। ये घटना आपके रोहिड़ा और सियावा क्षेत्र में। अब इसी की ही आपके प्रतिक्रिया देते हुए जो मेवाड़ भील कोर की सेना विद्यार्थी आपके सियावा पहुंची, और इस मेवाड़ भील कोर की जो सेना सियावा पहुंची है उसका नेतृत्व आपके प्रिसार्ड ने किया है। और तारीख फिर आप याद रखेंगे 12 अप्रैल 1922 को मेवाड़ भील कोर की सेना ने प्रिसार्ड के नेतृत्व यहाँ पर गोलीबारी की और असंख्य भील और ग्रास्य समुदाय के लोग मारे गए। इस घटना को इतिहास में सियावा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो विद्यार्थियों अभी तो एक हत्याकांड की आग बुझी नहीं है निमाड़ हत्याकांड की, और उसके अगले ही महीने दूसरा और हत्याकांड हो गया जिसे बोलते हैं अपन सियावा हत्याकांड। लेकिन सियावा हत्याकांड से भीलों की जो आपकी रणनीति है वो कमजोर नहीं पड़ी है। भीलों ने सियावा हत्याकांड का जवाब देने का प्रयास किया और सिरोही क्षेत्र के 2 और क्षेत्र, सिरोही रियासत के 2 और क्षेत्र बुला और बालोलिया, नाम आप याद रखेंगे, अक्सर ऐसे नाम पूछा जाते हैं। बुला और बालोलिया के जो भील है जो ग्रासिया, उन्होंने रियासती जनता के खिलाफ आपके आंदोलन खड़ा कर दिया। अभी जो काम आपके सियावा क्षेत्र के भीलों और ग्रासियों ने किया वही काम आपके बुला और बालोलिया के जो आदिवासी जनसमूह उन्होंने किया है। यहाँ पर भी विद्यार्थियों आपके 6 मई 1922 वही मेवाड़ भील कोर की सेना आई है और सेना का नेतृत्व करने वाले वही अधिकारी विद्यार्थियों आपके प्रिसार्ड, और जो घटना सियावा में हुई है वही घटना आपके बुला और बालोलिया में हुई है। यहाँ पर भी गोलीबारी की है और असंख्य आपके भील समुदाय के लोग मारे गए, उनको घरों को जला दिया गया है। इस घटना को इतिहास में बुला और बालोलिया हत्याकांड के नाम से आपके जाना जाता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों में लगातार 3 महीने के अंदर हम 3 हत्याकांड देख रहे हैं। मार्च के अंदर निमाड़ हत्याकांड हो रहा है,
फिर आपके अप्रैल के अंदर सियावा हत्याकांड हो रहा है, और उसके बाद में जो मई का महीना है उसमें हम देख रहे हैं आपके भूला और बालोलिया क्षेत्र के हत्याकांड हो रहे हैं, जहां पर ब्रिटिशों ने अपनी सैनिक सहायता के बल से, अपनी सैनिक शक्ति के बल से आदिवासी जनसमूह को उत्पीड़ित करने का काम किया। अब जिस प्रकार ये सियावा हत्याकांड हुआ है, भूला हत्याकांड हुआ है, बालोलिया हत्याकांड हुआ है, इससे कहीं ना कहीं राजस्थान में काम करने वाला एक बहुत बड़ा राजनीतिक संगठन था राजस्थान सेवा संघ। राजस्थान सेवा संघ के आपके जो नेतृत्व करता है वो इस बात से दुखी है कि निरंतर भीलों पर आपके अत्याचार किए जा रहे हैं, निरंतर आदिवासी जनसमूह का शोषण किया जा रहा है। तो राजस्थान सेवा संघ ने, आप इस बात को ध्यान रखेंगे, राजस्थान सेवा संघ ने फिर अपने 2 व्यक्तियों को यहाँ भेजा है। एक का नाम है विद्यार्थी राम नारायण चौधरी, और दूसरे जो व्यक्ति हैं उनका नाम है आपके सत्यभक्त। इन दोनों को जांच करने के लिए भूला, बालोलिया और सियावा क्षेत्र में भेजा कि आप जाइए और वहां की यथा स्थिति को पता लगाइए, वहां पर वास्तविक घटनाएं क्या हुई है उनके बारे में पता लगाइए, फिर जानकारी आप राजस्थान सेवा संघ को दीजिए। तो यहाँ पर देखिए खूब सारे संदेशवाहक आ रहे हैं। विजय सिंह पथिक ने भी संदेशवाहक भेजे, हरि ब्रह्मचारी और रामचंद्र वैद्य। महात्मा गांधी जी ने भेजा था मणिलाल कोठारी को। और जब इस प्रकार के हत्याकांड हुए हैं तो राजस्थान सेवा संघ ने भी राम नारायण चौधरी और सत्यभक्त को यहाँ पर आपके एक प्रकार से जांच अधिकारी के रूप में भेजा है। और इन सारे जो अधिकारी आए हैं, इन सारे जो आपके संदेशवाहक आए हैं या फिर जो आपके जांचकर्ता आए हैं, उनसे एक बात पता लग रही है कि कहीं ना कहीं हमारे जो दक्षिणी राजपूताना है, मेवाड़ रियासत है, सिरोही की जो आपकी आम जनता है रियासती सरकार से आपके दुखी थी। लेकिन निरंतर सैनिक शक्ति बढ़ती जा रही थी, और जो हमारे भील समुदाय के लोग हैं, ग्रास समुदाय के लोग हैं, उनको एक बात समझ में आ रही थी कि हम जितनी तेज गति से प्रतिक्रिया देंगे उतनी दुगुनी गति से आपकी रियासती जो सरकार है, अपनी सरकार है, वो भी प्रतिक्रिया देगी और सैनिक शक्ति के बल पर हमें दमित करने का काम करेगी। और अंत में जो हमारे जो आदिवासी जनसमूह है और जो आपके सिरोही रियासत है, उनके बीच में मई 1922 में एक समझौता हो जाता है। और मई 1922 के अंदर ही इस घटना के बाद में समझौता हो जाता है, और भील और ग्रासी को कुछ आपके छूट दी जाती है, उन्हें कुछ आपके अधिकार दिए जाते हैं। जो अवैध लाग बाग उनको कम कर दिया जाता है, टैक्स सिस्टम थोड़ा सा कम कर दिया जाता है, उनके वन अधिकारों को स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से मई 1922 में समझौता करके सिरोही क्षेत्र को आपके शांत करने का प्रयास किया गया। लेकिन अभी भी विद्यार्थियों, मोतीलाल तेजावत के बारे में कोई निर्णय नहीं हुआ। 1923 में सिरोही की सरकार ने, ये तारीख आप याद रखेंगे, 1923 में सिरोही की सरकार ने एक आदेश जारी कर मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करना चाहा, और ये भी कहा कि जो व्यक्ति इनकी गिरफ्तारी में सहयोग करेगा उनको 1000 रुपए इनाम दिए जाएगा। अभी भी ध्यान रखेंगे, मेवाड़ क्षेत्र में जब मोतीलाल तेजावत कार्य कर रहे थे तो मेवाड़ की सरकार ने भी मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार करने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था। यहाँ पर सिरोही की सरकार ने भी आपके 1000 रुपए का इनाम रखा है अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। और निरंतर आगे भी बिलों का और ग्रासियों का किस प्रकार से हमें नेतृत्व करना, इस बात को ध्यान में रखते हुए मोतीलाल तेजावत 1923 से लेकर 1929 के बीच भूमिगत रहे। उन्हें पता था जैसे वो सामने आएंगे तो सिरोही की सरकार उनको गिरफ्तार कर लेगी, और ये गिरफ्तारी कहीं ना कहीं उनके आंदोलनों को धक्का पहुंचाएगी। तो 1929 तक विद्यार्थियों आपकी ये भूमिगत रहे। बाद में महात्मा गांधी जी के सलाह, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, 1929 के अंतर्गत, क्योंकि महात्मा गांधी जी को ये अपना प्रमुख नेता मानते थे, तो महात्मा गांधी जी के सुझाव पर इन्होंने गुजरात के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है खेड़ ब्रह्म है, खेड़ ब्रह्म के अंदर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। और इस प्रकार से जो आपके क्रांति की ज्वाला आपके हम कह सकते हैं मोतीलाल तेजावत ने जलाई है, उसमें कुछ ना कुछ हमें जो कमी है, उस आग के अंदर हमें जो शांति की बातें कहीं ना कहीं नजर आ रही है, वो 1929 में हुई जब उनको खेड़ ब्रह्म नामक स्थान से मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया। और गिरफ्तार करने के बाद में मोतीलाल तेजावत को उदयपुर की जो आपकी सरकार है, उदयपुर रियासत है, उसको सौंप दिया गया। तो खेड़ ब्रह्म उन्होंने आत्मसमर्पण किया। खेड़ ब्रह्म जो गुजरात में है, वहां उनको गिरफ्तार किया गया था, और आपके उदयपुर को उसको आपके फिर अंत में सौंप दिया गया था। तो इस तरह 1929 के अंतर्गत जो आपके मोतीलाल तेजावत हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, और गिरफ्तार होने के बाद में उनको उदयपुर रियासत यानी मेवाड़ रियासत को सौंप दिया गया है। लेकिन विद्यार्थियों, 1929 में जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके 5-6 साल बाद में लगभग 1936 के आसपास उनको रिहा कर दिया गया, लेकिन वो रिहा सशर्त किया गया था। मोतीलाल तेजावत को 1936 में जो मेवाड़ रियासत की सरकार है उन्होंने रिहा कर दिया है, लेकिन रिहा करने पर कुछ शर्तें लगाई उन पर। जैसे एक शर्त ये थी कि बिना अनुमति के मोतीलाल तेजावत आपके मेवाड़ क्षेत्र छोड़कर नहीं जाएंगे, पहले तो ये बात। दूसरी ये बात होगी कि जब तक मोतीलाल तेजावत मेवाड़ क्षेत्र में रह रहे हैं वो भोमट क्षेत्र के अंदर नहीं जाएंगे, क्योंकि उदयपुर की सरकार या मेवाड़ सरकार को पता था कि भोमट क्षेत्र में मोतीलाल तेजावत की अच्छी पकड़ है,
अगर वो उन क्षेत्रों में फिर से जाएंगे तो कहीं ना कहीं भील आंदोलन की हवा को फिर से बढ़ावा मिलेगा। एक बात और कही गई थी कि मोतीलाल तेजावत को गुजारा भत्ता करने के लिए जो प्रति माह है आपके 30 रुपए दिए जाएंगे ताकि वो अपना गुजारा चला सके, लेकिन उनको ये सारी शर्तें स्वीकार करनी पड़ेगी और स्वीकार करने के बाद में ही उनको से शर्त एक प्रकार से जमानत दे दी गई आपके मेवाड़ सरकार की ओर से। लेकिन विद्यार्थियों कहा जाता है कि जो क्रांतिकारी होते हैं, जो महान विचारक होते हैं, जो समाज में बदलाव लाने का काम करते हैं, वो अपना आप किसी एक क्षेत्र में बांध कर नहीं रख सकते। उनके मार्ग परिवर्तन हो सकते हैं लेकिन उनके लक्ष्य परिवर्तित नहीं हो सकते। वो कुछ समय के लिए शांत रह सकते हैं, लेकिन जैसे ही एक अच्छा अवसर मिलता है, एक उचित अवसर आता है, तो वो अपने पुराने मार्ग पर फिर से चलते पड़ते हैं और सामाजिक और धार्मिक सुधार या राजनीतिक या आर्थिक अधिकारों की मांगों के लिए जो लड़ाई है फिर से उसको लड़ते हैं। ऐसा ही काम मोतीलाल तेजावत ने किया है 1938 के आसपास, जब राजस्थान के अंतर्गत प्रजामंडल आंदोलन चरम पर था और मेवाड़ के अंदर भी प्रजामंडल आंदोलन शुरू हो चुका था। तो अब आपके मोतीलाल तेजावत ने जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसको समर्थन दिया और इस मेवाड़ प्रजामंडल के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। कुछ वर्षों के बाद में हमारे राष्ट्रीय स्तर पर 1942 के अंतर्गत भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा है और आप सबको पता होना चाहिए कि महात्मा गांधी का ये अंतिम हमें आंदोलन दिखाई दे रहा है राष्ट्रव्यापी, जहां उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और मोतीलाल तेजावत तो स्वयं अपने आप को महात्मा गांधी जी के प्रमुख अनुयायी स्वीकार करते हैं। तो 1942 के आंदोलन में भी मोतीलाल तेजावत ने सक्रिय भूमिका निभाई और इस भूमिका का निभाने के कारण ही 1942 से मोतीलाल तेजावत को फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और 3 वर्ष बाद में 1945 के आसपास फिर से उनको रिहा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही 1945 में रिहा होते हैं, ये फिर नहीं रुकते हैं और 1945 और 1946 के आसपास ये भूमठ क्षेत्र में जाते हैं और वहां के भिल्लों के लिए फिर से कार्य शुरू कर देते हैं। लेकिन इस समझौते के अनुसार मोतीलाल तेजावत भूमठ क्षेत्र में नहीं जा सकते थे, तो इस समझौते एक प्रकार से मोतीलाल तेजावत ने तोड़ दिया है, ऐसी मेवाड़ सरकार का मानना था। तो 1945-46 में उनको फिर से गिरफ्तार कर लेते, ये तीसरी गिरफ्तारी होगी एक प्रकार से इनकी। लेकिन फिर आपके फरवरी 1947 के आसपास उनको आजाद कर दिया जाता है, उनको छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार से निरंतर अपने कार्यों से, चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, चाहे वो आपके सामाजिक कार्य हो, धार्मिक कार्य हो, हर प्रकार के कार्यों से, अपनी हर प्रकार की नीतियों से, अपने कार्यक्रमों से उन्होंने आदिवासी और किसान दोनों जन समुदाय के लिए बढ़ चढ़कर आपके काम किया। अंत में दिसंबर 1963 में इनका आपके देहांत हो गया। तो इस प्रकार से एक आपके सामान्य से क्षेत्र में हमने जब शुरुआत पढ़ी थी, सामान्य क्षेत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति ने कैसे एक आपके राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है और यहाँ तक कि गुजरात का जो आपके क्षेत्र श्री और मेवाड़ से लगता है, वहाँ के जो आदिवासी और जो जन समूह के लोग हैं, जो किसान वर्ग से लोग जो आते हैं, उनको किस प्रकार से नेतृत्व किया, उनमें राजनीतिक अधिकारों, राजनीतिक चेतना को बढ़ाने का काम किया, वो हमने देखा है। अब हमने मोतीलाल तेजावत के जितने भी जो घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण सारी घटनाएं हमने पढ़ ली है और मेरे हिसाब से अब इतना हम पढ़ लेंगे तो बहुत ही कम चांस रहेगा कि कोई चीज आपके यहाँ से बाहर जाए। एक और हमारा पॉइंट रह गया है कि आखिरकार मोतीलाल तेजावत ने जो कार्य किया है उसके परिणाम क्या निकल कर आए हैं। मोतीलाल तेजावत के द्वारा चलाए गए जो भूमठ भील आंदोलन है, जो एक ही आंदोलन है, वास्तव में इसकी उपलब्धियां क्या है। RS मेंस जैसे परीक्षा जहाँ लिखने का काम होता है, वहां ऐसे प्रश्न अक्सर आपके पूछने की संभावना आपके बनी रहती है। तो अगर मैं इनकी उपलब्धियों की बात करूंगा तो ये आपके भील जाति का प्रथम सशक्त आपके राजनीतिक आंदोलन था। वनडे एग्जाम में कई बार ऐसे अटपटे सवाल पूछते हैं, इसे पूछ लेंगे कि भीलों के लिए प्रथम राजनीतिक सशक्त आंदोलन चलाने वाले नेता कौन थे, तो वहां पर खूब सारे नाम आ जाएंगे। सुरजी भगत आ जाएगी, पुंजा धीर आ जाएंगे, गोविंद गिरी आ जाएगा, मोतीलाल तेजावत आ जाएगा। तो वहां पर ध्यान रखना है, जो राजनीतिक दृष्टि से चलाया गया सबसे मजबूत और उग्र आंदोलन था, वो गोविंद गिरी ने नहीं बल्कि आपके मोतीलाल तेजावत ने चलाया। दूसरी इनकी अगर उपलब्धि की बात करूं तो इन्होंने बिलों के अंदर जो सामाजिक सुधार और जो धार्मिक जड़ता थी, सामाजिक सुधार का कार्य किया और धार्मिक जड़ता को रोकने का काम किया, अंधविश्वास कुरीतियों को दूर करने का काम किया। लेकिन इसके साथ में उन्होंने बिलों के जो राजनीतिक अधिकार हैं, जो उनके आर्थिक अधिकार हैं, उनको आपके अधिकारों को लोकप्रिय बनाने का काम सबसे पहले जिस व्यक्तित्व ने किया था वो थे आपके मोतीलाल तेजावत। बड़े मात्रा में, बड़े विस्तृत एरिया के अंदर जिन्होंने काम किया वो थे आपके मोतीलाल तेजावत। एक प्रकार से राष्ट्रीय चेतना, एक प्रकार से राजनीतिक चेतना, आदिवासी जनसमूह विकसित करने का काम भी हम किसी व्यक्तित्व को श्रेय दे सकते हैं, तो वो विद्यार्थी आपके मोतीलाल तेजावत। इस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, धार्मिक क्षेत्र में काम हो रहा है, राजनीतिक और आर्थिक अधिकार बढ़ रहे हैं, एक राजनीतिक आंदोलन आपके चलाया जा रहा है।
एक और अगर हम इनकी उपलब्धि की बात करेंगे तो मोतीलाल तेजावत ने निरंतर बिलों के जो आंदोलन है उसको किसान आंदोलन से भी जोड़ने का काम किया और उसको राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने का भी काम किया। मोतीलाल तेजावत की कोशिश रही थी कि बिल और बिजोले किसान आंदोलन एक हो जाए। मोतीलाल तेजावत की कोशिश थी कि जब 1920 के अंतर्गत असहयोग आंदोलन चल रहा है तो उस असहयोग आंदोलन के साथ मेवाड़ के भील ग्रासी आंदोलन को जोड़ दिया जाए। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन को गति देने का काम भी उन्होंने किया है। राष्ट्रीय आंदोलन के जो आपके हम कह सकते हैं क्षेत्र उसको व्यापक करने का काम भी मोतीलाल तेजावत ने किया है। हालांकि उसमें पूर्ण सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन कोशिश तो उन्होंने जरूर की है। उनकी उपलब्धि ही है एक प्रकार से कि राष्ट्रीय आंदोलन और किसान आंदोलनों के साथ संबंध स्थापित करने का काम भी उन्होंने किया है। ये एक और आपकी सामान्य सी बात है, जो औपनिवेशिक सत्ता है और जो हमारा सामंती जो शोषण है उस शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाला काम भी आपके मोतीलाल तेजावत ने आपके किया है। तो इस प्रकार से हमने इनकी खूब सारी देखी उपलब्धि को हमने देख लिया है। और एक अंतिम बात और यहाँ पर आप याद रख ले कि राजस्थान के अंतर्गत जो प्रजामंडल आंदोलन है, राजस्थान का जो स्वतंत्रता संग्राम है, उस स्वतंत्रता संग्राम का जो आधार है वो आधार तैयार करने में कहीं ना कहीं मोतीलाल तेजावत ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोतीलाल तेजावत के आंदोलन के समय जो भील, जो ग्रासी, जो आपके किसान, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उनमें चेतना का संचार हुआ है। उस चेतना के संचार का फायदा प्रजामंडल आंदोलन और स्वतंत्रता आंदोलन में मिला है कि जो किसान और जो आपके आदिवासी जन समूह अपने अधिकारों को लेकर अब सजग हो चुका है, अब वही आदिवासी और किसान किस आंदोलन से जुड़ गए, आपके प्रजामंडल आंदोलन से जुड़ गए। एक प्रकार से प्रजामंडल आंदोलनों को गति देने का, उनके लिए आधार तैयार करने का काम भी मोतीलाल तेजावत ने किया। और मोतीलाल तेजावत स्वयं भी 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल से आपके जुड़े हैं। बाद में 1942 के राष्ट्रीय आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन से भी जुड़ गए। तो इस प्रकार से उन्होंने किसान आंदोलन है, राष्ट्रीय आंदोलन, उसको बढ़ावा दिया, औपनिवेशिक सत्ता सामंती शोषण का विरोध किया, प्रजामंडल और स्वतंत्रता जो आंदोलन है उसके लिए आधार तैयार किया, राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग की, सामाजिक सुधार का काम किया, धार्मिक सुधार का काम किया और बिलों के लिए पहला सशक्त राजनीतिक आंदोलन चलाया। इन्हीं कारणों से, इन्हीं उपलब्धियों से मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, रटेंगे नहीं कि आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है। कोई बच्चा रट सकता है, चौथी क्लास का बच्चा भी रट सकता है। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों का मसीहा या फिर आपके बाबूजी के नाम से संबोधित किया जाता है। किया जाता है ये तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्यों किया जाता है, आदिवासी का मसीहा क्यों कहा जाता है, तो इस क्यों का जवाब हमें जब मिलेगा जब हम उनकी उपलब्धि को देखेंगे। और भी कई सारी उपलब्धियां हैं, आप जब कोई किताब अच्छी से पढ़ेंगे तो खूब सारी उपलब्धियां इनके बारे में आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने परीक्षा के दृष्टिकोण से सीमित आपके दायरे में रहकर यहाँ पर बताने की कोशिश की है। तो ये इनकी जो उपलब्धि है वो भी हमने यहाँ पर देख ली है। अब विद्यार्थियों, एक जो आपके भील समुदाय से जुड़े हुए या फिर आपके जो भगत आंदोलन है या फिर आपके ऐक्य आंदोलन है, इस दौरान कई सारे हत्याकांड हुए। जैसे एक हत्याकांड हम देखते हैं आपके मानगढ़ हत्याकांड, फिर हम देखते हैं निमाड़ हत्याकांड, उसके बाद में हमने देखा था आपके बुला हत्याकांड, बालोली हत्याकांड, सियावा हत्याकांड। तो ये जो सारे हत्याकांड है कहीं ना कहीं आपके जो वनडे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न पत्र होते हैं, उनमें इनसे पूछते हैं। तो एक हम कॉमन आपसे इन चारों हत्याकांडों को देख लेते हैं, कब हुए हैं, कहाँ हुए हैं, किन किन सेनाओं ने नेतृत्व किया है, कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी है। उन चारों हत्याकांड एक साथ पढ़ लेते हैं, 2-3 के समय और लगेगा, लेकिन जो हत्याकांड बिखरे हुए नजर आते हैं हमें सूचनाओं की दृष्टि से, उनको भी एक साथ लेने के यहाँ पर प्रयास करते हैं। बिलों से जुड़े संबंधित जो हत्याकांड है वैसे तो हम इनको पढ़ चुके हैं, लेकिन बिखरी हुई सूचनाएं हैं तो हम उनको एक स्थान पर लाने का प्रयास करते हैं ताकि याद रखना थोड़ा सा आसान हो। हालांकि मैं याद रखने की बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। हम किसी भी चीज को 3-4 बार पढ़ते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो फिर वो विचार एक प्रक्रिया के रूप में हमारे दिमाग में फिक्स हो जाता है। लेकिन बच्चे तो अपनी धुन में चलते हैं, वो तो रटेंगे ही, वो किसी का कहना मानते हैं नहीं। तो उनकी सहूलियत के लिए जो जितनी भी बिखरी हुई सूचनाएं हैं हत्याकांड से जुड़ी हुई, उनको मैं एक जगह यहाँ पर रखने की कोशिश करता हूँ। बिलों से संबंधित जो हत्याकांड है उनमें हमने सबसे जो पहला हत्याकांड देखा था विद्यार्थियों, वह था आपके मानगढ़ हत्याकांड। अब विद्यार्थी जो मानगढ़ स्थान है यह वर्तमान में किस क्षेत्र में आता है, तो आपके बांसवाड़ा। मानगढ़ हत्याकांड जिस तारीख को हुआ था वह तारीख थी विद्यार्थियों 17 नवंबर 1913। और यहाँ पर जो बिलों के नेतृत्व करता थे वे थे आपके गोविंद गिरी, और गोविंद गिरी के साथ हमने एक और नाम पढ़ा था विद्यार्थियों आपके पुंजाधीर। तो हमने ये सारी चीजें देख ली थी उस समय जब हम मानगढ़ हत्याकांड चर्चा कर रहे थे। यहाँ पर जो गोलीबारी करने का काम है जिस सेना ने मुख्य रूप से किया था, उस सेना का नाम था मेवाड़ भील कोर। मेवाड़ भील कोर के जो 4 आपके पुलिस अधिकारी थे, सटन, इसके बाद में जो दूसरे आपके अधिकारी थे हैमिल्टन और स्टोकले, और अंत में थे आपके एस बेले।
इस प्रकार से ये 4 आपके, हालांकि मेवाड़ भील कोर के साथ जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट और 104 विलेज रेजिमेंट भी थी, लेकिन वो इतनी सारी बातें हम ध्यान नहीं रखेंगे। केवल सामान्य सी बात है, मेवाड़ भील कोर के आपके सैनिक आए थे। दूसरा भीलों से जुड़ा जो हत्याकांड हुआ था विद्यार्थियों, उसे बोलते हैं निम्मड़ा हत्याकांड। निम्मड़ा वर्तमान विद्यार्थियों आपके गुजरात में है। जब हमने देखा था कि जब भीलों का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत कर रहे थे, तब विद्यार्थियों आपके 7 मार्च 1922 को, कुछ किताबों 6 मार्च भी आता है, 7 मार्च 1922 को तो मेवाड़ भील कोर की सेना थी, तो मेवाड़ भील कोर की सेना आपके निम्मड़ा नामक स्थान पर पहुंची और वहां पर जो आपके भील समुदाय से जुड़े लोग हैं उनकी निर्मम हत्याएं की थी, उनके घरों को जला दिया था। तो यहाँ पर जो गोलीबारी करने का काम है जिस सेना ने किया था, वो सेना थी मेवाड़ भील कोर। और मेवाड़ भील कोर की जो सेना के जो नेतृत्व करने वाले पुलिस अधिकारी थे, उनका नाम था आपके सुटन, या कुछ किताबों में जो सुटन भी लिखा हुआ आता है, सटन भी लिखा हुआ आता है, तो दोनों बातें आपकी एक ही है। इसके बाद में भीलों से जुड़ा हुआ जो तीसरा जो हत्याकांड था, वो हमें सिरोही के अंतर्गत एक जगह विद्यार्थी सियावा यहाँ नजर आया था। यहाँ पर विद्यार्थियों जो 12 अप्रैल 1922 को यहाँ पर भीलों का आपके हम कह सकते हैं एक प्रकार से नरसंहार हुआ था, भीलों की और ग्रासियों की निर्मम हत्याएं हुई थी। इसे हम सियावा हत्याकांड के नाम से जानते हैं। तो जो सियावा हत्याकांड है, ये भी विद्यार्थियों आपके हमें सिरोही में देखने को मिलता है। यहाँ पर भी इस घटना को अंजाम देने का मेवाड़ भील कोर की सेना ने किया है, और यहाँ पर जिस अधिकारी ने मेवाड़ भील कोर सेना का नेतृत्व किया था, वे थे आपके परिचारक। तो हमने मानगढ़ हत्याकांड और उसके बाद में निम्मड़ा हत्याकांड और उसके बाद हमने सियावा हत्याकांड। जो चौथा हत्याकांड है विद्यार्थियों, वो हमें 2 जगह पर देखने को मिल रहा है, एक तो बुला और एक नाम है विद्यार्थियों बालोलिया। ये जो बुला और बालोलिया दोनों क्षेत्र है विद्यार्थियों, ये दोनों क्षेत्र आपके सिरोही में है। और ये जो घटना हुई थी अप्रैल अगले महीने 6 मई 1922। यहाँ पर भी मेवाड़ भील कोर की सेना आई है, जिसका नेतृत्व आपके परिचार ने किया है। यहाँ पर भी गोलीबारी हुई है, जिसमें असंख्य भील मारे गए हैं और उनकी भी निर्मम हत्या हुई है, जिसे इतिहास में बुला और बालोलिया हत्याकांड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से मानगढ़ हत्याकांड, उसके बाद में निम्मड़ा हत्याकांड और सियावा हत्याकांड, और उसके बाद में बुला और बालोलिया हत्याकांड, इनके बारे में पहले हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। सारी सूचनाएं एक जगह पर आ गई है, तो थोड़ा सा इनको पढ़ने में सरलता रहेगी, पढ़ने में थोड़ी सी आसानी रहेगी। तो इस प्रकार साथियों समय जरूर लगा है, काफी समय ज्यादा लग गया है, लेकिन भील आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी घटनाएं हैं, चाहे वो आपके गोविंद गिरी जी के नेतृत्व में हो, चाहे वो आपके स्वस्फूर्त घटनाएं हो, या फिर आपके मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में मेवाड़ और सिरोही की घटनाएं हो, उनको हमने विधिवत रूप से एक प्रकार से क्रमिक रूप से पढ़ने का प्रयास किया है। जब हमने चीजें पढ़ी है, उन सारी चीजों का आधार कोई गाइड नहीं है, उन सब का आधार आपके जो हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, उनको हमने आधार रखा है। आप इन चीजों को अच्छे से पढ़ें, इनके साथ खुद और पुस्तकें पढ़ें। देखिए विद्यार्थियों, अगर मैं कह दूं कि सारी चीजें मैंने पढ़ी वहीं से आएगी, तो ये अतिशयोक्ति हो जाएगी। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कि जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। चीजें हमने डिटेल में बात की है, लेकिन ये पूरी बातें नहीं है, इसमें कुछ चीजें कम है अभी भी। अब इसको आप क्या करेंगे, अपनी किताबों से पढ़ेंगे, फिर दोनों बातों में तुलना करेंगे। जहां आपको लगता है कि सर ने ये चीज नहीं पढ़ाई, ये कमी रख दी है, आप उस चीज को नोट करें और स्वतः पढ़ने का प्रयास करें, तो चीजें हमारी पूर्ण हो जाएगी। अब अगले टॉपिक को हम अगली क्लास में लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।